हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो स्पेशली MEG 18 अमेरिकन पोइट्री के दिसंबर एग्जाम के लिए है। मैं इस पीपीटी को रेफर करके आपको सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। इसलिए अगर आपका अभी MEG 18 का दिसंबर में एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं इसमें आपको सारे ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। इन्हीं कुछ टॉपिक्स में से पिछले 10 साल के पेपर आ रखे हैं और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए ज़रूर करके जाने हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये गाइड दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए है। इसके बेस पे क्या है, लास्ट 10 ईयर के इग्नू पास्ट पेपर का एनालिसिस। ठीक है, इससे हम एक चीज जो है नोटिस कर सकते हैं कि अमेरिकन पोइट्री में कुछ थीम्स और पोइट्स बार बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस तो सेम बिल्कुल लैंग्वेज के रिपीट नहीं होते, बिल्कुल सेम पैराग्राफ उठा के वो लोग नहीं दे देते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे थीम्स हैं या पोइट्स हैं जो एग्जाम में रोज आते ही आते हैं जब भी एग्जाम होते हैं। और वो हैं विटमैन, डिकिंसन एंड फ्रॉस्ट। ये 3 पोइट ऐसे हैं जो आपको करके ही जाने हैं। तो अगर आपको स्कोरिंग के लिए प्रिपेयर करना है तो ये लास्ट रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो MEG 18 में यही वाले 3 ये जो पोइट्स हैं ये जरूर करके जाना। हर टर्म के एग्जाम में किसी ना किसी फॉर्म में, या तो शॉर्ट में या फिर पैराग्राफ फॉर्म में, ये वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं इन पर। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक तो आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स, लिटरेरी मूवमेंट्स पे आ जाएंगे या किसी कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएंगे। फिर आते हैं लॉन्ग एस्से। ठीक है, ये किसी की पोएट की ना थीम का कोई एनालिसिस मांग लेंगे कि ये पोयम है, ये इस पोएट ने लिखी है, तो इसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है या थीम क्या है। ऐसे आपके लॉन्ग एस्से वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आता है एक्सट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन, जो हमें पता है ये क्वेश्चन 1 में आता है। स्टैंजा दे देंगे और स्टैंजा में कहेंगे कि बताओ इसका मीनिंग क्या है या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको MEG 18 के क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है कोलोनियल एंड प्यूरिटन ट्रेडिशन इन अमेरिकन पोएट्री। देखो, अर्ली अमेरिकन पोएट्री जो थी ना वो प्यूरिटन रिलीजन और कॉलोनियल लाइफ से शेप्ड थी। ठीक है, प्यूरिटन हमने पढ़ा हुआ है, एक क्रिश्चियन की कम्युनिटी है, उसके बारे में बात हो रही है। और ये लोग बहुत कॉलोनियल लाइफ थी इनकी, जो हमारी इंडिया में नहीं थी। जब हम ब्रिटिश के अंडर आए थे तब हमारी कॉलोनियल लाइफ बन गई थी। तो जो अमेरिकन पोएट्री है आपको उसमें प्यूरिटन का रिलीजन और कॉलोनियल लाइफ, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा दिखेंगी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसका हिस्टोरिकल फाउंडेशन क्या है अमेरिकन पोएट्री का। प्यूरिटन बिलीफ रखते थे कि पोएट्री जो है ना उनका बहुत काफी इन्फ्लुएंस रहा है उनकी लाइफ पे। प्लस इसमें न्यू वर्ल्ड में सेटलमेंट का स्ट्रगल, ये सारा भी थीम रहता है। जितनी भी आप अमेरिकन पोएट्री पढ़ोगे ना उसमें प्यूरिटन के रिलीजियस बिलीफ जो थे उनका थोड़ा बहुत रहेगा, और जितनी भी कॉलोनियल सेटलमेंट हुई थी उनका भी रहेगा। अब अगर हम कोर थीम की बात करें जो अमेरिकन पोएट्री में आ जाती हैं, एक तो मॉरल राइटनेस, ठीक है, स्पिरिचुअल कन्फ्लिक्ट आता है इसमें, डिवाइन प्रोविडेंस आता है, प्रीडेस्टिनेशन का कि जो भी है भगवान ने पहले से डिसाइड कर रखा है, ये सब आता है इसके कॉन्सेप्ट्स में। और ये सिन, रिडेम्पशन, रिलीजियस ड्यूटी, बहुत ज्यादा रिलीजियस थे लोग। ठीक है, ये लोग ऐसा मानते थे कि जो भी आप कर रहे हो उसका एक गुड या बैड कॉन्सिक्वेंस होता है, और हम जितनी मेहनत करेंगे हमें उतनी ही अच्छी आफ्टर लाइफ मिलेगी, और सब कुछ पहले से ही भगवान ने डिसाइड कर रखा है। ये जो था ये प्योरिटन रिलीजियस बिलीफ थे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें से शॉर्ट नोट्स या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले ऐसे जरूर आते हैं। तो ये जो है हिस्टोरिकल फाउंडेशन किस पे बेस्ड था अमेरिकन पोएट्री का, ये जरूर कर लेना। और ये कुछ थीम्स हैं जिसके बेसिस पे आप अपने आंसर लिख सकते हो अमेरिकन पोएट्री से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं वॉल्ट विटमैन पे। ठीक है, इनकी बहुत फेमस है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब मैं इनके बारे में आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, देखो सुनना आराम से। विटमैन ने अमेरिकन पोएट्री को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हम कहें किसी का इम्पैक्ट रहा है अमेरिकन पोएट्री में तो वो है विटमैन, वॉल्ट विटमैन। ये बहुत फेमस है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें कि इनका क्या पोइट्री का थीम रहता था, तो इनका था रिवोल्यूशनरी वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि इनकी जितनी भी पोएम्स होगी ना, उसमें आपको इंडिविजुअल का सेलिब्रेशन दिखेगा, इंडिविजुअलिटी का, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम, ये सब होएगा, ठीक है। और ये फ्री वर्ड्स का यूज करते थे, यानी कि ये अपनी ही रूल्स फॉलो करते थे और अपना जो है खुले दिल से चीजें लिखते थे। कोई इन पे कोई किसी का रोक नहीं था, ठीक है। इनकी पोइट्री में आपको ये सब दिखेगा। अब जो एलिमेंट्स हैं इसके, जो आपको याद रखने हैं, जो इनकी थीम्स बेस्ड होती हैं हर चीज पे, एक तो डेमोक्रेटिक आइडियल्स वगैरह हो गए, ठीक है। बॉडी एंड सोल का सेलिब्रेशन हो गया। पोएटिक फ्रीडम था इनके पास, ठीक है। सेल्फ, अमेरिका का ये सिंबल इन्होंने दिया था सेल्फ का। और नेचर, इन सब से रिलेटेड इनकी पोएट्री होती है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, लॉन्ग एस्से का क्वेश्चन आता है विटमेन का, बहुत फ्रीक्वेंटली आता है। मोस्टली वो लोग सेल्फ, सोसाइटी, सोल, बॉडी, फिलोसफी, इससे रिलेटेड आपका कोई भी एक लॉन्ग एस्से का क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। वॉल्ट विटमैन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एमिली डिकिंसन की यूनिक पोएटिक विजन। अब अगर हम डिकिंसन की बात करें, तो डिकिंसन का स्टाइल छोटा है, बट इसका मीनिंग जो है वो एक्सट्रीमली डीप होता है, ठीक है। इनकी जितनी भी पोएट्री आपको दिखेगी, उसमें एक तो कंप्रेस्ड लैंग्वेज यूज होती है, यानी कि शॉर्ट पोएम्स, लेकिन उनका जो मीनिंग होएगा वो काफी डीप होगा, ठीक है। साइकोलॉजिकल थीम्स होती हैं इनकी काफी ज्यादा, और इनकी बहुत ऑब्सेसिव थीम्स होती हैं। ऑब्सेसिव थीम्स एज इन डेथ, इमोर्टैलिटी, नेचर, आइसोलेशन, इनर सेल्फ, इन सारी थीम्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है इनकी पोएट्री, एमिली डिकिंसन की। और इनकी पोएट्री में आपको टेक्निकल इनोवेशन भी दिखेगा। टेक्निकल इनोवेशन यानी कि राइमिंग दिखेगी हल्की हल्की, और पंचुएशंस दिखेंगी अलग सी थोड़ी, पैराडॉक्स दिखेगा, ये सब इनकी पोएट्री में आपको दिखेगा। अब मैं बताऊं आपको, डिकिंसन के एक्सट्रैक्ट्स जो हैं, पोएम के एक्सट्रैक्ट्स, जो क्वेश्चन 1 में स्टैंजा आता है वो बहुत ज्यादा आता है, और 10 मार्क के क्वेश्चन में भी आते हैं, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज इसे अच्छे से करके जाना, एमिली डिकिंसन को अच्छे से करके जाना। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट की। रॉबर्ट फ्रोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी, आप लोग मास्टर्स कर रहे हो तो आपने बैचलर्स में भी पढ़ा होगा, आपने स्कूल में भी पढ़ा है हमने रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। अब इनका अगर हम देखें क्या रहता है इनकी पोएम्स का, तो फ्रोस्ट की पोएम्स जो होती हैं वो काफी रूरल लगती हैं, ठीक है, पर अंदर से वो काफी फिलोसफिकल होती है। बहुत बड़े बड़े ज्ञान दिए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। इनकी बहुत फेमस है आफ्टर एप्पल पिकिंग, ठीक है। इसमें सिंपल एक देखो ऐसा, जैसे यहाँ पे सीन दिखा रखा है ना, इसी सीन पर बेस्ड है इनकी पूरी ये पोयम। एक रूरल सीन है, इसका बहुत डीप मीनिंग है। कोई भी आपको रूरल सीन अगर हम दिखाएंगे स्क्रीन पर, आपको रूरल लाइफ से रिलेटेड क्या याद आता है? लाइफ, लेबर, एग्जॉशन और मोर्टैलिटी, एक सीमित लाइफ का समय है, हमें यही सब याद आता है रूरल चीजें पढ़कर। तो इनकी जो पोएम है वो इस सब पे ही बेस्ड होती है, ठीक है। अगर आप ये देखो कि फ्रॉस्ट की टेक्निक क्या थी, तो आपको इसमें दिख जाएगा रूरल रियलिज्म होता है, नए इंग्लैंड के कुछ सीन दिखाएंगे, सिंबॉलिक इमेजरी, जैसे देखो ये इमेज आप कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो उनकी पोएम को देखकर। मेटाफोरिकल लेयर्स होती हैं, यानी कि बहुत डीप मीनिंग होता है इनका भी। और एम्बिग्विटी होती है, यानी कि कुछ कुछ ऐसी लाइनें भी लिखी होती है जिनका इंटरप्रिटेशन या मतलब हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फ्रॉस्ट के पोएम्स इमेजरी, मेटाफर, सिंबोलिज्म, इन सब से रिलेटेड इनके पे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसे जरूर करके जाना, और इनकी ये फेमस जो पोएम है इसके बारे में भी जरूर पढ़ लेना। अब हम देखते हैं मॉडर्न अमेरिकन पोइट्री का मॉडर्न रेवोल्यूशन, ठीक है। मॉडर्निज्म ने ट्रेडिशनल पोइट्री को ब्रेक किया। जितने भी मॉडर्निज्म यानी कि मॉडर्न रेवोल्यूशन आया, जो पहले से चीजें फॉलो हो रही थी अमेरिकन पोइट्री में, वो अब चेंज हो गई थी। क्या चेंज आया उसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले आ जाता है फ्रैगमेंटेशन, यानी कि ट्रेडिशनल फॉर्म हट चुका था, अब पोस्ट वॉर वाला डिसइल्यूजनमेंट भी हट चुका था, फ्रैक्चर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अलग अलग चीजों पे चीजें लिखने लग गए थे पोइट्स, ठीक है। जो पहले की चीजें फॉलो होती थी वॉर के टाइम पे, वो सब नहीं था। प्लस एक्सपेरिमेंटेशन आ गया था। एक्सपेरिमेंटेशन में फ्री वर्ड्स, यानी कि आप ओपन हो अपनी राइटिंग में, आप कुछ भी लिख सकते हो। एलियनेशन के बाद नहीं, एलियनेशन बाद में आएगा, इसमें
एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया था, यानी कि लोग अपनी सोच आगे रखने लग गए थे, ठीक है, काफी ज्यादा क्रिएटिव यूज करने लग गए थे वो चीजों में। अमेरिकन पोइट्री के रेवोल्यूशन की बात करें हम। अर्बन मॉडर्निटी आ गई थी, यानी कि अब हम रूरल से अर्बन में मूव कर गए हैं, तो अर्बन में क्या देखने को मिलता है, हमें इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, हमें एलियनेशन देखने को मिलता है, यानी कि एक लेबर अपने ही काम से दूर हो जाता है, ठीक है, उसे पता नहीं है वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन वो क्या काम कर रहे हैं, वो काम क्यों कर रहे हैं, वो उसको खुद ही नहीं पता होता। एक साइकोलॉजिकल डेप्थ आ गई है, तभी हम आजकल इतना मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एक इतनी बड़ी सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के स्ट्रगल के बारे में, ये सब बातें अब अमेरिकन पोएट्री में होने लग गई है मॉडर्न रेवोल्यूशन के बाद, ठीक है। इसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और उस 10 मार्क के क्वेश्चन में आपको जितने भी ये फीचर्स दे रखे हैं अमेरिकन पोएट्री के, मॉडर्न अमेरिकन पोएट्री के, आपको ये सब लिखने हैं, फ्रेगमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और अर्बन मॉडर्निटी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हार्म, रेनेसेंस एंड अफ्रीकन अमेरिकन पोएटिक वॉइसेस के बारे में, ठीक है। इसमें जितना भी है ना, इसमें ब्लैक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि जितने भी ब्लैक पोइट्स थे उनके बारे में इसमें बात करी गई है। तो उनकी पोएट्री का थीम अगर हम देखें, उनकी पोएट्री के थीम क्या होंगे, हमने ब्लैक ऑपरेशन के बारे में बहुत सुना है ना, हमने बहुत देखा है कि कलर पे कितना ज्यादा रिप्रेशन होता है, कितने लोगों को अलग रखा जाता है, अभी बहुत कंट्रीज में ऐसा होता है। तो उसी के बेस पे ये वाली पूरी पोएट्री है। इसमें रेशियल आइडेंटिटी पे बात हो रही है, ब्लैक कॉन्शियसनेस पे बात हो रही है, ऑपरेशन रेजिस्टेंस पे बात हो रही है, लिबरेशन पे बात हो रही है, जैज रिदम्स आएंगे इसमें, और अफ्रीकन हेरिटेज के बारे में बात हो रही है। ये सब चीजें आपको हार्म रेनेसेंस की पोएम में दिख जाएंगी, ठीक है। इसमें काफी सारी और बात हुई है कि पहले जो सबसे पहले फर्स्ट पब्लिश्ड अफ्रीकन अमेरिकन पोएट ये थे, फिलिस विटली, ठीक है। इसमें रेनेसेंस एक्सप्लोजन हुआ, कौन कौन इनसे रिलेटेड है वो सबकी बात करी गई है, तो इस चीज को प्लीज जरूर पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसमें जो एक क्वेश्चन मैंने रिपीट होता वो देखा था, वो ये था, हाउ डू अफ्रीकन अमेरिकन पोएट्स रेज देयर वॉइस, ठीक है। इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सारी थीम्स वगैरह मेंशन करनी है कि कैसे उन्होंने अपनी पोएम्स के थ्रू इस सब चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट करा, ठीक है। अगर अब हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोएट आ जाती हैं सिल्विया प्लाथ, और इनका थीम है कन्वेंशनल पोएट्री से रिलेटेड। अगर हम देखें तो प्लाथ का राइटिंग बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट, इमोशनल और सिंबॉलिक है, ठीक है। इन्होंने जो चीज बोली है बहुत ओपनली बोली है और बहुत एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है, तभी इनकी पोएट्री के थीम में आपको एक कन्फेशनल इंटेंसिटी दिखेगी। यानी कि कन्फेशनल इंटेंसिटी का मतलब है पर्सनल ट्रॉमा के बारे में बात करी है, मेंटल इलनेस के बारे में बात करी है इन्होंने, फीमेल आइडेंटिटी के बारे में बहुत बात करी है, और एक कैसे फैमिली डिसफंक्शन होती है, एक फैमिली कैसे गलत चीजों में, मतलब फैमिली के अंदर कितना डिस्टेंस आया था, उस सब के बारे में भी इन्होंने बहुत बात करी है। बाकी रॉ इमोशनल पावर के बारे में अगर हम देखें, ये इनकी पोएम के ही थीम है। इन्होंने डिप्रेशन, सुसाइड, रिलेशनशिप, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, इन सब के बारे में भी बहुत बात करी है। इन सारे थीम्स को आप बहुत इजीली रिलेट कर पा रहे होगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी पोएट है, लेकिन इनको पढ़ के जरूर जाना। इन्होंने सिंबॉलिक कम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात करी है, यानी कि इन्होंने माइथोलॉजी, नेचर, डोमेस्टिक लाइफ, इन सब पे भी बहुत बात करी है। तो इनकी पोएट्री के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो यही आता है कि कैसे सिल्विया प्लैथ की पोएट्री कन्फेशनल पोएट्री है, या फिर इनकी पोएम का इंटरप्रिटेशन आ जाएगा आपको। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। अब मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पोइट्स थे, थीम्स थी, मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं। अब हम लास्ट स्लाइड में ये देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, और ये पिछले 10 साल के पेपर पे बेस्ड हैं, तो ये आपको पेपर के लिए करके ही जाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको प्रिपेयर करने से आपका 70 से 80% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो स्टैंजा वाला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर आप पेपर में देखना चाहो तो मेरे पास यहाँ पे पेपर है, ये रहा पेपर में क्वेश्चन 1 कंपलसरी होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। क्वेश्चन 1 में आपको स्टैंजा आएंगे और आपको उसमें से करना है। तो उसके अगर हम देखें तो स्टैंजा वाले क्वेश्चन आते ही हैं, उसमें वो मीनिंग समझाने के लिए कह देंगे, या फिर लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। पोइट स्पेसिफिक लॉन्ग एस्से आते हैं आपको, ठीक है। किसी भी पोइट की कोई पोएम दे देंगे, या फिर बोल देंगे कि ये पोइट ने ये पोएम लिखी है, तो उनकी थीम बताओ। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पोइट हैं वो है विटमैन, डिकिंसन, फ्रॉस्ट, प्लैथ, हार्म, ये सारे जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं, तो इन्हें जरूर करके जाना।
अब अगर हम मूवमेंट या फिर थीम्स की बात करें तो हमने पहली बात कर लिया प्यूरिटन स्पिरिट, मॉडर्निज्म, अफ्रीकन अमेरिकन थीम्स और कन्फेशनल पोइट्री, ये सब आ सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपको ऊपर स्लाइड्स में बताया है, तो इनको जरूर पढ़ के जाना पेपर के लिए। बाकी कुछ कुछ अगर मैं आपको बोलूं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो ये सारे हैं, इमेजरी, मेटाफोर, सिंबॉलिज्म, कैसे ये सब पोएम्स में यूज होता था, आपको ये सब पढ़ के जाना है। अब अगर तुम लोग ये सारे 10 टॉपिक्स कर लोगे तो तुम आराम से पेपर दे सकते हो, तुम्हें सब कुछ आता होगा पेपर में। जितने भी ये पूरा पीपीटी में मैंने एक्सप्लेन करा है, मैंने हर चीज को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी कोशिश करी है। अगर तुम्हें ये पीपीटी चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना। लेकिन इस पीपीटी से तुम्हें ये दिख गया होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें एग्जाम के लिए जरूर करके जाने हैं। तुम ये टॉपिक्स नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें एक अच्छा स्कोर करना है, तुम्हें कहीं ना कहीं 70-80 मार्क्स लाने हैं, तो ये टॉपिक जरूर करके जाना, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो पिछले 10 साल में तुम्हारे पेपर्स में रिपीट हुए हैं। अगर अभी भी तुम्हारे कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।